क्या थी किशोर कुमार की ताकत और क्यों दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद भी किशोर कुमार अमर हैं? क्या सिर्फ इसमें हुनर है, आवाज़ है या कोई और बात है? ये सब जानेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के नज़रिए से। नमस्कार, मैं हूं अबीर वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास एपिसोड जिसमें हम बता रहे हैं कि कैसे हम और आप महान शख्सियतों से, सेलिब्रिटीज़ और लेजेंड्स के जीवन से सीखकर अपने आप को निखार कर भीड़ से अलग बन सकते हैं। इसीलिए मैं एक नया वीडियो लाया हूं नए नज़रिए के साथ। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ज्ञान अनमोल है पर यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो भाई, सबसे पहले तो ये समझ लो कि किशोर कुमार केवल एक गायक नहीं थे, वो एक फिनोमिनन थे जिसको मिस्टिक रिबेल या कैओटिक जीनियस भी कह सकते हैं। जब बॉलीवुड लहर के साथ बहता था, वो उल्टी दिशा में तैरते थे। इमरजेंसी में जब बाकी कलाकार इंदिरा गांधी के सामने नतमस्तक हो रहे थे, तब किशोर कुमार ने बगावत का झंडा बुलंद किया। उनकी ज़िंदगी में रॉबर्ट ग्रीन के 48 लॉज के मुख्तलिफ लॉज का अक्स साफ देखने को मिलता है। इस किताब के मुताबिक लॉ नंबर 6 कहता है, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, यानी हर कीमत पर लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ होना चाहिए। और किशोर कुमार और एंटरटेनमेंट साथ साथ चला करते थे। किशोर यानी एक ऐसी शख्सियत जिसका स्टेज या स्क्रीन पर आने का मतलब ही था धमाल, फुल पैसा वसूल। वो अपनी कॉमेडी टाइमिंग के दम पर हंसाते थे, स्टेज पर धमाचौकड़ी मचाकर ऑडियंस की एनर्जी भी बरकरार रखते थे। मतलब जो कोई भी आर्टिस्ट नहीं कर सकता था, वो किशोर कुमार किया करते थे। इसलिए ऑडियंस उनको देखना चाहती थी। वो यॉडलिंग जिससे यूथ उनके दीवाने थे। उनके इंटरव्यूज़ में एक अजीब किस्म का पागलपन होता था। उनकी मेलोडियस आवाज़ जो आज उनके जाने के 4 दशक बाद भी कानों को सुकून और दिलों को राहत पहुंचा रही है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, विजिबिलिटी इक्वल्स पावर, नेवर बी बोरिंग। यानी आसान शब्दों में जो दिखता है वही बिकता है, जो लाइट में रहता है वही फाइट में रहता है। और किशोर ऐसे ही थे। दूसरा लॉ जो फॉलो करते थे वो था लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आइसोलेशन इज़ डेंजरस। यानी सेफ कभी नहीं खेलना चाहिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। और किशोर कुमार ने सब कुछ किया। गाना गाया, एक्टिंग की, गाना लिखा, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, गाने कंपोज किए और स्टूडियो पॉलिटिक्स की ऐसी की तैसी करते हुए हर बड़े म्यूज़िक कंपोज़र के साथ काम किया। और एक समय तो ऐसा आया कि राजेश खन्ना, देवानंद, अमिताभ बच्चन सबके सब सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार से ही अपने गाने प्लेबैक कराने लगे थे। तीसरा लॉ जो किशोर ने फॉलो किया वो था लॉ नंबर 30, मेक योर ओन अकम्पलिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। यानी जनता चमत्कार को नमस्कार करती है, इसलिए अपनी उपलब्धियां हैं उन्हें बिल्कुल ऐसा दिखाओ जैसे तुमने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की। किशोर कुमार ने भी यही चमत्कार करके दिखाया। ऐसे ऐसे मुश्किल गाने गाए और झूमते हुए, हंसते हुए गाए। तो जो काम औरों के लिए चुनौती था, वो किशोर कुमार मौज मौज में निपटा देते थे। मतलब आप जब एज एन ऑडियंस उनके गानों को सुनते हैं ना, तो एकदम एफर्टलेस सिंगिंग सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे बहते पानी की लहरें सुरों पर दस्तक दे रही हैं। लेकिन उन गानों को गाने में नानी याद आ जाती है। तुम खाई के पान बनारस वाला सुन लो, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, चिंगारी कोई भड़के, मेरे नैना सावन भादो गाने की तो एक मज़ेदार कहानी भी है। उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर मुद्दे की बात यह है कि उनका जो जीनियस था ना, वो इतना सरल और सहज था कि लगता ही नहीं था कि वो किसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं उनकी और क्वालिटीज़ की ओर। चौथा लॉ उन्होंने जो फॉलो किया वो था लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन अ सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। पावर का 17वां लॉ ये कहता है कि हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहो, यानी अनिश्चित रहो। यानी दूसरे तुम्हारी अगली चाल का अंदाज़ा ही ना लगा पाएं, इससे वो तुमसे डरेंगे और डर कर ही तुम्हारी इज्जत करेंगे। किशोर कुमार भी यही किया करते थे। कई बार रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देते थे, अपने घर में लगे पेड़ पौधों से बात किया करते थे, जिसकी वजह से लोग उनको एक्सेंट्रिक यानी एक किस्म का पागल कहने लगे थे। अब आया 1975 और इंदिरा गांधी ने लगाई इमरजेंसी
और पूरा बॉलीवुड संजय गांधी के सामने नतमस्तक। मैं अपनी तमाम इंडस्ट्री की तरफ से, आप तमाम हजरात की तरफ से संजय गांधी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो चंद लफ्ज़ इस फंक्शन से पहले, इस फंक्शन के शुरू होने से पहले आपसे इरशाद फरमाएं। संजय गांधी साहब। भाइयों और बहनों, किशोर कुमार टॉप के गायक थे, तो उनके घर भी I&B मिनिस्ट्री के अधिकारी पहुंचे। बड़े रौब से कहा, सुनिए, आपको सरकार की नीतियों के ऊपर गाना गाना पड़ेगा। फिर किशोर दा ने बांग्ला में उन्हें जो गालियां दी हैं, उन अधिकारियों को अपने अस्तित्व पे शर्म आ गई होगी। मतलब आप सोचो कि वो अधिकारी अपने आप को फन्ने खा समझकर किशोर दा के सामने पहुंचे हो और किशोर दा ने गाली गाली में ही उन ऑफिसर्स के साथ उनके 2-3 रिश्तेदार निपटा दिए। इस हरकत ने I&B मिनिस्टर VC शुक्ला को इतना नाराज़ किया कि ऑल इंडिया रेडियो से उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब वो बैन कैसे और क्यों हटाया गया, वो अलग कहानी है। जिसको पता है वो कमेंट करके बताओ। तो कुल मिलाकर उनकी इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से कोई उनको कंट्रोल नहीं कर पाता था। जब तक रहे अपनी शर्तों पर काम किया, चाहे वो बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर हों या PM का बेटा, अपने सामने किसी की नहीं चलने देते थे। 5वीं बात, द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 16 कहता है, यूज़ एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। यानी इज्जत चाहिए तो गायब हो जाओ। और किशोर कुमार यही करते थे, हफ्तों मुंबई से गायब होकर खंडवा में रहते। न कभी काम मांगने जाते थे, न गाने के लिए प्रोड्यूसरों के चक्कर लगाते थे। रिजल्ट क्या हुआ? काम और फेम उनके पीछे पीछे आता था। वो 24/7 अवेलेबल नहीं थे भाई, और यही मिस्ट्री उनके जलवाए जलाल में इजाफा करती थी। इससे ये सबक मिलता है कि अगर तुम डेस्परेट दिखोगे, हमेशा लोगों को ईजिली अवेलेबल रहोगे, तो कभी इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए दुनिया वालों की नज़र से गायब होना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। इसे आजकल घोस्टिंग कहते हैं। किशोर कुमार का 6वां नियम था, डिसडेन द थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग इज़ द बेस्ट रिवेंज। लॉ नंबर 36, यानी जो चीज़ तुम्हें नहीं मिल पा रही उसको दिलो दिमाग से निकाल दो। अब देखो ना, इंदिरा गांधी ने किशोर कुमार पर इमरजेंसी में बैन लगाया, तो क्या हो गया? किशोर कुमार ने न किसी से बहस की, न सत्ता के सामने गिड़गिड़ाए, उनकी खामोशी बोलती रही और म्यूज़िक दहाड़ता रहा। रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने और मजबूत तरीके से कमबैक किया और ड्रामा की बजाय खामोशी को चुना। हालांकि उनके जीवन में एक फ़रिश्ता मौजूद था जो उनका बैन हटाने के लिए उन्हें बिना बताए जद्दोजहद कर रहा था। ये फ़रिश्ता और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब थे। खैर, वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। अब आती है 7वीं चीज़, जो कहती है रिक्रिएट योरसेल्फ। लॉ नंबर 25। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमेशा अपने आप को रिक्रिएट करते रहो। समाज को बड़ा मज़ा आता है तुम्हें टाइप कास्ट करने में। अरे ये तो इसी काम के लिए बना है, वो काम कैसे करेगा? किशोर कुमार ने अपने भाई के दबाव में करियर शुरू किया हीरो की तरह, फिर वो बने कॉमेडियन और उसके बाद सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले सिंगर। मतलब किशोर कुमार एक कलाकार नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, पूरा हुनर का एक जुलूस थे जो हमेशा अपने को इवॉल्व करते रहे। तो किशोर कुमार रॉबर्ट ग्रीन के बताए हुए 48 लॉज ऑफ पावर में से 7 नियमों को फॉलो कर रहे थे, वो भी तब जब इस किताब का कोई अस्तित्व नहीं था। किशोर का मतलब केओस, करिश्मा, कंप्लीट पावर। तो आपको क्या लगता है, क्या कभी किशोर जैसा अलबेला कोई और होगा? नीचे कमेंट में लिख के बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे किशोर कुमार की एक और दिलचस्प कहानी के साथ, जिसमें बताएंगे किस तरह उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने डायरेक्टर शक्ति सामंत को परेशान कर दिया था, पर फिर गाया था एक अमर गाना। तब तक के लिए नमस्कार।